नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक फुल लेंथ टेस्ट, और ये हिंदी माध्यम में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। आप चाहें तो यूपीएससी, किसी भी स्टेट पीएससी या अन्य एग्जाम्स के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा टेलीग्राम ऐप और सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने से हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो बिना देर किए इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये दर्रे दिए हुए हैं, हमको सुमेलित करना है, देखना है कौन सा सही सुमेलित है। पहला कहा गया है जोजिला जम्मू कश्मीर, बारलाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, जेलेपला सिक्किम। देखिए, आपको ये तीनों ही सही लग रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और इसका विभाजन हो चुका है, इसलिए लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है ये जोजिला पास। इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है करेवा। ये जो करेवा है, इसका निर्माण किस हिमालय में होता है, कौन से उपखंड में? तो ये होता है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है, ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही है। ये कौन से 3 देश हैं? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। उसके बाद कहा गया है त्रिपुरा जो है, ये म्यांमार से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखिए, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन म्यांमार से नहीं, बांग्लादेश से। ठीक है, और उसके बाद बात की गई है कि सिक्किम की सीमा 2 देशों के साथ लगती है। तो ये 2 के साथ नहीं, 3 के साथ लगती है, नेपाल, भूटान और चीन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा केवल एक। फिर हमको इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही सीक्वेंस बता देती हूँ पहले मैं आपको। यहाँ पर होगा सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल और अंत में धौलाधर। तो जो सही कोड है वो है ऑप्शन नंबर बी, 54213। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सी झील है जिसका टेक्टोनिक गतिविधि से निर्माण हुआ है। तो ये वो कौन सी झील है? वो है वूलर झील, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि न्यू फाउंडलैंड के पास का जो क्षेत्र है, ये मछली पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा क्यों है? पहले में कहा गया है कि गर्म लैब्राडोर धारा में गल्फ स्ट्रीम का ठंडा पानी मिश्रित होता है यहाँ पर, या ठंडी लैब्राडोर जो धारा है उसमें गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी मिश्रित होता है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि लैब्राडोर जो धारा है वो ठंडी है और गल्फ स्ट्रीम एक गर्म पानी की धारा है। ठीक है, गर्म धारा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनसे संबंधित कहा गया है, ये सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और जिस स्थान पर ये तट का कटाव करता है उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहा जाता है, और कोरियोलिस जो बल है उसकी उपस्थिति इसके सृजन में काफ़ी सहायक होती है। ये सभी कारक होंगे यहाँ पर, ये सभी सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में हमें सही कथन का चुनाव करना है। इसमें कहा गया है ह्यूमस, लाइम और कार्बनिक जो पदार्थ पाए जाते हैं इसमें, बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि बालू की जो इसमें मात्रा होती है वो देश में पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है और ये अत्यधिक उपजाऊ है। ये सभी कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनके संदर्भ में कहा गया है स्वजुताई काली मिट्टी की एक विशेषता होती है, क्योंकि ये सूखने पर इसमें चौड़ी दरारें बन जाती हैं। उसके बाद कहा गया है जो लाल मिट्टी है ये मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इन कारकों में से कौन सा ऐसा कारक है जो दक्षिण पश्चिम मानसून के गठन को प्रभावित करता है? पहला कहा गया है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव, तिब्बती पठार और भूमि और जल के तापन और शीतलन में विभेद। ये सभी कारण हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम देखते हैं कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं? पूर्णिया, प्राणहिता और सबरी। तो ये तीनों की तीनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लर्न कर लीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर इस प्रश्न पे आते हैं। इसमें कहा गया है भारत में समशीतोष्ण भाग जो है वो उष्ण कटिबंधीय भाग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, लेकिन इसके बाद भी भारत को हमेशा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्यों माना जाता है? इसका क्या कारण है, ये पूछा गया है।
तो पहला कहा गया है कि जलवायु पर उष्णकटिबंधीय मानसून का वर्चस्व रहता है और शीतोष्ण जो जलवायु राशि है उसका प्रवाह हिमालय के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरे में कहा गया है अवस्थापन, रोग, कृषि और जो प्राथमिक गतिविधियां हैं ये सभी प्रकृति में कैसी हैं? उष्णकटिबंधीय। यही दोनों ही इसके कारण हैं जिसकी वजह से इसको उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है, ना कि समशीतोष्ण। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हमारा पहला वाला फिजिकल रीजन हो जाता है और दूसरा वाला जो है ये कल्चरल रीजन हो जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफिकल रीजन और दूसरा वाला कल्चरल ज्योग्राफिकल रीजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है प्रवाल भित्ति जो है इसकी वृद्धि के लिए आदर्श स्थितियां क्या होती हैं? तो क्या होती हैं? पहले दी गई है कि सूर्य के प्रकाश की काफ़ी अच्छी मात्रा की आवश्यकता होती है। फिर कहा गया है साफ खारा जल और उसके बाद प्रदूषित जल। तो प्रदूषित जल ऑब्वियसली नहीं होगा यहाँ पर। साफ खारा जल और सूर्य के प्रकाश की काफ़ी अच्छी मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए, तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, प्रदूषित जल की इसको आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है महासागरों के उष्णकटिबंधीय वर्षावन किसे जाना जाता है इसके रूप में? ये जाना जाता है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति को कहा जाता है महासागरों का उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न है कोरल ब्लीचिंग का क्या कारण होता है? पहले में कहा गया है कि महासागर के तापमान में बदलाव इसका कारण होता है, सूरज की रोशनी में अधिक अनावरण और अति लघु ज्वार। तो ये सभी कारण होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत में रॉक सिस्टम के संबंध में। पहला कहा गया है कि धारवाड़ की जो क्रम की चट्टानें हैं ये आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क, मैंगनीज और तांबा, सीसा ये सब खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा कहा गया है कि विंध्यन जो क्रम की चट्टानें हैं ये धात्विक खनिजों से रहित है। तो यहाँ पर हमारे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न शिवालिक श्रेणी के बारे में। कहा गया है पंजाब और हिमालय जो प्रदेश हैं यहाँ पर शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढलान जो है ये लगभग जंगल रहित हो गई है। इन ढलानों में चारों ओर क्या है, चोस, यहाँ पर ये चोस लिखा हुआ है, चोस नामक मौसमी धाराओं द्वारा विच्छेदित किया जाता है इन ढलानों को। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नेपाल की महाभारत लेक श्रेणी का शिवालिक श्रेणी में आती है। जो महाभारत लेक श्रेणी है किसमें आती है? शिवालिक श्रेणी में। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि जो नेपाल की महाभारत लेक है, लेक श्रेणी है, ये शिवालिक में नहीं आएगी, आएगी मध्य हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न में बात की गई है कि माउंट एवरेस्ट 19वीं सदी के मध्य में जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा पहली बार अवस्थित किया गया था, तभी इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। बिल्कुल ये कथन सही है। फिर कहा गया है इसे भारत के जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे है इसके द्वारा सबसे ऊंची चोटी के रूप में स्थापित किया गया है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमको उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है इन पहाड़ियों को। तो जो हमारा सही क्रम है वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी मिश्मी, पटकई बूम, बरेल रेंज और लुशई। यही इसका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है जो असम हिमालय है इसका विस्तार सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में है। बिल्कुल सही बात है। दूसरे में कहा गया है असम हिमालय के बारे में ही कि इसके पूर्व में तीस्ता और पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो स्थित है। पूर्व में तीस्ता और पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देखते हैं कि इन हिमनदों को उनके स्थान के साथ हमें मिलाना है, तो कौन सा सही है यहाँ पर हमारा? तो जो हिस्पर हिमनद है इसका मिलान होगा गिलगिट बल्टिस्तान से। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर है या सियाचिन हिमनद है, ये है काराकोरम रेंज में। और फेट चेंको हिमनद जो है ये है पामीर रेंज में। तो ये इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर से देख लीजिए। हिस्पर हिमनद कहाँ है? ये है गिलगिट बाल्टिस्तान में, सियाचिन हिमनद काराकोरम में और फेट चेंको हिमनद है पामीर रेंज में। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर हमको उत्तर से दक्षिण के क्रम में इन दर्रों को व्यवस्थित करना है। देखिए इस क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स पता चलेंगे जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर हम देख लेते हैं पेंसिला दर्रा, चोरला घाट दर्रा और पाल घाट। इसका जो सही क्रम है वो यही है, यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 3। यही सीक्वेंस सही हो जाएगा उत्तर से दक्षिण के संदर्भ में, राइट।
इनकी लोकेशंस जान लीजिए, ये कहाँ कहाँ पर है। तो ये जो पेंसिला दर्रा है ये है लद्दाख में, और चोरला घाट दर्रा ये पड़ता है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद ये जो पाल घाट दर्रा पड़ता है ये पड़ता है तमिलनाडु और केरला में, ठीक है। ये तमिलनाडु और केरला के बीच में पड़ता है। तो ये सबकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दर्रों के बारे में हमको बातें दी गई हैं। फिर से कहा गया है जो मिंटाका दर्रा है ये भारत, चीन और अफगानिस्तान की सीमा पर है। उसके बाद जो मोलिंगला दर्रा है ये गंगोत्री के उत्तम में स्थित है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ये फैक्ट्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको लर्न होती चले ये बातें। जो ये मिंटाका दर्रा है ये भारत, चीन और अफगानिस्तान की सीमा पर है। वहीं पर मोलिंगला दर्रा कहाँ पर है? गंगोत्री के उत्तर में। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है भारत गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मार्ग है। ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद कहा गया है उत्तराखंड में जो स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की तराई बेल्ट में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। और डेल्टा क्षेत्र में बरंड मैदान जो है वो भांगर का क्षेत्रीय रूपांतरण है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? ये बिल्कुल तीनों कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। पूर्व से पश्चिम के क्रम में हमको इन मैदानों को व्यवस्थित करना है। तो ये मिथिला मैदान, अवध के मैदान, रोहिलखंड मैदान और मालवा के मैदान। तो पूर्व से पश्चिम में सबसे पहले क्या आ जाएगा? मिथिला का मैदान, उसके बाद आ जाएगा अवध के मैदान, फिर रोहिलखंड के, फिर मालवा के। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं बुंदेलखंड पठार के संबंध में। कहा गया है ये मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है और ऊंचाई इसकी 300 से 600 मीटर है। धासन, बेतवा और केन जैसी जो नदियां हैं वो इसी पठार से प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा, ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर बात की गई है छोटा नागपुर पठार की। कहा गया है कि ये झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल के जो पुरुलिया जिला है वहाँ पर स्थित है और मैकाली श्रेणी जो है इसके उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला कथन सही है, बी गलत हो जाएगा क्योंकि मैकाली श्रेणी जो है ये इसके उत्तर में नहीं स्थित है। बाघेलखंड जो प्लेट्यू है वो इसके उत्तर में स्थित है। जो बाघेलखंड का पठार है ये मैकाली श्रेणी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, जो बघेलखंड का पठार है वो मैकाली श्रेणी के उत्तर में स्थित है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से इसका रिलेशन नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताया गया है कि मालनाड और मैदान में इसमें से कौन सा पठार विभाजित होता है? तो वो विभाजित होता है कर्नाटक का पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हमें निम्न पहाड़ियों को व्यवस्थित करना है। तो ये पहाड़ियाँ देख लेते हैं। पालकोंड पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी, विरुशनाथ पहाड़ी। तो यहाँ पर कौन सी सही सीक्वेंस हो जाएगा? हमारा जो सही सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 और 4, ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर जो ये पालकोंडे पहाड़ी है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में और ये तीनों ही स्थित हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसका सही सीक्वेंस हमने देख लिया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में। कहा गया है जो पश्चिमी घाट है इसके दक्षिण भाग को पालघाट श्रेणी द्वारा मुख्य सह्याद्री से अलग किया जाता है, सह्याद्री श्रेणी से। और जो विंध्य है ये पूर्व की ओर बाड़मेर और कैमूर पहाड़ियों के रूप में बढ़ता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी फिर से हो जाएगा हमारा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बात की जा रही है कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस की, यानी कि जो तट रेखा का उत्थान होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है, इसकी बात की जा रही है। कहा जा रहा है भूमि का उत्थान से और समुद्र के स्तर के कम होने से, इन दोनों से ही होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले में। अब कहा गया है कि ये जो तटरेखा का उत्थान होता है इसमें कौन सा नहीं है, कौन सा उत्थानित नहीं है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो नहीं है वो हो जाएगा कोंकण तट, ऑप्शन सी, ठीक है। जो कोरोमंडल तट है ये तमिलनाडु में है, मालाबार केरला में है और कोंकण कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र और गोवा में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आंसर देख लिया है, आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उत्कल मैदान की सबसे प्रमुख भौतिक विशेषता बताई गई है चिल्का लेक को, और दूसरे में कहा गया है जो श्री हरिकोटा द्वीप है ये ओडिशा में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे कौन से कथन सही होंगे? केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि ये श्री हरिकोटा द्वीप जो है ये ओडिशा में नहीं, कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में।
ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे क्वेश्चन हमें पता होते हैं लेकिन तब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा, ऑप्शन हमारा केवल ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। फिर कहा गया है न्यू मूर द्वीप के संबंध में 1970 में भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में ये इसका उद्भव हुआ था और इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है यहाँ पर स्थित है। तो इसरो का कोई भी प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पर स्थित नहीं है, आपको पता होगा, इसलिए केवल ए सही है। ठीक है, फिर आता है अगला प्रश्न हमारा। कहा गया है नदी बेसिन और वाटरशेड में अंतर क्या होता है, ये बताना है हमको। तो पहला कथन दिया हुआ है कि नदी बेसिन जो है इसमें सारा पानी एक बड़ी नदी में जाता है, वहीं पर जो वाटरशेड होता है इसका उपयोग भूमि के एक छोटे से क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो एक छोटी सी धारा, झील, वेटलैंड के लिए निकास बनाता है। और दूसरे में कहा जाता है एक नदी बेसिन के भीतर क्या हो जाता है, वाटरशेड के भीतर कई नदी बेसिन आ जाते हैं, ये कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। इसको होना चाहिए कि एक नदी बेसिन के भीतर छोटे ये जो जल विभाजक होते हैं वाटरशेड्स वो आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है यहाँ पर। फिर कौन सी जो नदियाँ हैं ये पूर्वानुवर्ती अफवाह बनाती हैं, तो वो कौन सी नदियाँ हैं देख लेते हैं हम। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से कौन सी है? उपरोक्त सभी। तो ये सभी की सभी नदियाँ बनाती हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर से अफवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न है। इसमें कहा गया 90% से अधिक पानी बंगाल की खाड़ी में बहता है और दूसरे में कहा गया है जो बंगाल की खाड़ी है ये अफवाह तंत्र में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों के मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद झेलम नदी जो है उत्तर की ओर वूलर झील में बहती है और इसी को ये चेनाब से त्रिम्मो में मिलती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? एक और कथन है वो भी देख लेते हैं। ये 724 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, जिसमें से लगभग 860 किलोमीटर जो है नौगम में है। तो यहाँ पर हमारे सारे कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखते हैं चंबल नदी के संबंध में। कहा गया है ये इटावा जिले में यमुना नदी से मिलती है और जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जो चंबल नदी सिंचाई परियोजना से पानी की आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। घाघरा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नहीं है? त्रिशूली, शारदा, सरयू, राप्ती। तो जो त्रिशूली है ये गंडक नदी की सहायक नदी है, ना कि घाघरा की। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। फिर बात की गई है हिमालयी नदी तंत्र की। इसमें कहा गया है ये गहरी वी के आकार की घाटियों से होकर गुजरती हैं और इनको क्या कहा जाता है? इन घाटियों को गॉर्ज। और ये पूर्वानुवर्ती अफवाह का उदाहरण है। इनके मुहाने पर बड़े डेल्टा बनते हैं और इनके पास छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? इसमें हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। ये कथन हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में, चौथा वाला सही नहीं है। ये कथन किसके संबंध में सही है? प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में। इस प्रश्न में कहा गया है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कहा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व जो व्यापारिक हवाएं चलती हैं ये भूमध्य रेखा के पास एक दूसरे के से मिलती हैं, जिसे क्या कहते हैं? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया ये कम वर्षा का क्षेत्र है, ये गलत है क्योंकि ये कम वर्षा का क्षेत्र नहीं है। तो एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं, सही होगा जो कहा गया है इसका स्थान मौसम के परिवर्तन के साथ भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में बदलता है। तो पहला और तीसरा सही है, ये बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, प्रश्न में गलत पूछा गया है। ये प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि शीत ऋतु के दौरान दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये क्यों अनुपस्थित होता है? तो ये जो ITCZ है, ITCZ क्या है? ये अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये भारत छोड़ देता है। तिब्बत पर पहले से एक उच्च दबाव होता है, दोनों ही कारण इसके हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। तिब्बत पठार के बारे में कथन दिए हुए हैं, अब हमको गलत कथन बताना है। गलत की बात की गई है, कहा गया ये गर्मियों में गर्म हो जाता है और आसपास के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों की जो हवा है उसकी तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। और दूसरा कथन है कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जिम्मेदार है। फिर कहा गया है ये हिंद महासागर में नमी को उठाता है और जो भारत और आसपास के जो देश हैं वहाँ पर वर्षा का कारण बनता है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है कथन, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन कथनों को देख लेते हैं। मेघ विस्फोट यानी कि जो क्लाउड बर्स्ट होता है, इसके लिए कहा गया है कि ये तीव्र मूसलाधार बारिश है और ये अपेक्षाकृत जो है ये कम अवधि तक रहती है। जब तीव्र बारिश होती है इसमें तो काफ़ी अवधि उसकी थोड़ी कम होती है।
और लेकिन जो प्रत्येक तीव्र वर्षा होती है उसको क्लाउड बर्स्ट नहीं कहा जा सकता। तीसरा कथन है हमारा कि ये तब होता है जब एक स्थान पर उच्च आर्द्रता वाली वायु राशि पाई जाती है। तो यहाँ पर ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब हम आ गए हैं 46वें प्रश्न में। इसमें कहा गया है कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? अक्षांशीय स्थान, ऊर्ध्व वायु संचलन या एल नीनो? तो ये तीनों ही प्रभावित करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है जो हीट वेव होती है ये अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है और इसमें उच्च आर्द्रता भी हो सकती है। दूसरे कथन है कि अधिकांश हीट वेव जो है ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में विकसित होती हैं और यहाँ से किधर की तरफ फैलती हैं? उत्तर प्रदेश की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है। तो मंचूरिया लॉएस्क बिल्कुल सही है, चीन में स्थित है। उसके बाद सिक्कियांग लॉएस्क चीन में, बिल्कुल ये भी सही है। और ये दिया हुआ है मैग्नीटोगोर्स्क, ये एल्यूमिनियम अयस्क नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? लौह-अयस्क। और रूस सही होगा। और लॉरेन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी लौह-अयस्क होगा और फ्रांस। तो सिर्फ सी गलत है, सुमेलित नहीं है, वो मैग्नीटोगोर्स्क सुमेलित नहीं है। ये भी मतलब सारे के सारे लौह-अयस्क ही हैं। और देश देख लीजिएगा इनको एक बार। फिर बात की गई है मॉनसून की जो अरब सागर शाखा है ये बंगाल की खाड़ी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अरब सागर बंगाल की खाड़ी से बड़ा है और संपूर्ण अरब सागर धारा भारत की ओर बढ़ती है, जबकि बंगाल की खाड़ी का केवल एक हिस्सा भारत की ओर बढ़ता है, भारत में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में तमिलनाडु का जो तट है वो अपेक्षाकृत शुष्क रहता है। ऐसा क्यों होता है? पहले में कहा गया है कि जो अरब सागर की धारा होती है ये, इसमें जो वर्षा होती है ये वर्षा छाया प्रभाव रहता है यहाँ पर। और जो बंगाल की खाड़ी की धारा है यहाँ पर तट के समानांतर बहती है, पैरेलल बहती है। तो ये दोनों ही कारण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न। इसमें स्टाम्प के वर्गीकरण के संबंध में कहा गया है, जो इन्होंने भारत के जलवायु क्षेत्रों को किया है, वर्गीकरण किया है। तो कहा गया है इन्होंने देश को दो व्यापक जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। इन्होंने जो उत्तर में महाद्वीपीय क्षेत्र है और जो दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इन दो पार्ट्स में इनको विभाजित किया है। उत्तर में क्या कहा है कि महाद्वीपीय क्षेत्र है और दक्षिण में क्या कहा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। और ये जलवायु क्षेत्र आगे जाकर 11 क्षेत्रों में विभाजित हो गया है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हमको ये कथन देखने हैं। कोपेन ने भारत के 10 प्रमुख जलवायु समूहों की पहचान की है। तो 10 की नहीं की है, इन्होंने 5 की है। ठीक है, और कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, फिर अगला है बेसाल्ट किसमें समृद्ध है? टाइटेनियम, मैग्नेटाइट, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम? तो इसमें हमारे ये उपरोक्त सभी में समृद्ध होता है बेसाल्ट, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहा गया है कि जो काली मिट्टी होती है इसका रंग काला क्यों होता है? इसका कारण पूछा गया है। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, लोहे के कारण, मूल चट्टान के काले घटक के कारण। तो इसका ये सभी कारण होते हैं काले होने का। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, लोहे की उपस्थिति और मूल चट्टान के काले होने के कारण। ठीक है, फिर इसमें लैटराइट जो सॉइल होती है, लैटराइट मिट्टी के बारे में हमको गलत कथन कौन सा है वो बताना है। इसमें कहा गया ये बॉक्साइट या फेरिक ऑक्साइड में समृद्ध होती है, सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है, बहुमूल निर्माण सामग्री प्रदान करता है ये, और ये बागान की फसलों जैसे चाय, कॉफी, रबड़ आदि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो गलत ये हो जाएगा क्योंकि इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब आता है लौह अयस्क खाने जो निम्नलिखित में से कौन सी हैं? काराजस खान, इताबीरा और मिनास गोरियास। तो कौन सी ये सभी हैं? इनकी लोकेशंस देख लेते हैं हम। ये तीनों की तीनों माइंस जो हैं, ये खाने तीनों की तीनों लौह अयस्क की हैं और ये लोकेटेड हैं, स्थित हैं ब्राज़ील में। ठीक है, तो याद रखिएगा काराजस माइन, काराजस खान, इताबीरा और मिनास गोरियास, लौह अयस्क ब्राज़ील। ठीक है, उत्तर हमारा डी हो गया है यहाँ पर। फिर प्रश्न है कि कर्नाटक में भारत के मैग्नेटाइट अयस्क के आधे से अधिक भंडार है। और दूसरा है
ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि झारखंड में भारत के हेमेटाइट अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत हो जाता है क्योंकि जो हेमेटाइट अयस्क है इसके भंडार झारखंड में नहीं होकर कहाँ पर पाए जाते हैं, ओडिशा में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा केवल ए हो जाएगा। फिर हमको देखना है इसमें से कौन सा गलत है। तो बाराबिल मोइरी घाटी कहाँ पर है, ओडिशा में है, बिल्कुल सही है। और बेलाडीला खदान छत्तीसगढ़ में है, और नोमांडी जो है ये झारखंड में है। लेकिन बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं केरल में ना होकर कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। राइट, इसमें से हम देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें कोयले को काला सोना कहा गया है, और कहा गया है कि कोयले के प्रकारों का विभाजन जो है वो कार्बन, ऐश और नमी पर आधारित होता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं पाया जाता है? देखिए, तो कौन सा नहीं पाया जाता है वो देख लेते हैं। हसदो अरन कोयला क्षेत्र पाया जाता है, झिलमिली कोयला क्षेत्र भी पाया जाता है। हुट्टर कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ का है, ये है झारखंड का। ये थोड़े लर्न करने वाले क्वेश्चंस हैं, लर्न करने वाले पॉइंट्स हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको साथ में लर्न होता चले अगर नहीं याद है तो। और ये जो चिरमिरी कोयला क्षेत्र है ये भी छत्तीसगढ़ में है, तो ये ध्यान रखिएगा। हुट्टर कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। हसदो अरन, झिलमिली और चिरमिरी, झिलमिली, चिरमिरी और हसदो अरन कहाँ पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में, और ये कोयले क्षेत्र है। फिर प्रश्न आता है कि कामचटका जो प्रायद्वीप है और साखालिन द्वीप है, ये इनके पास महत्वपूर्ण तेल भंडार है। और दूसरा कथन है कि वेनेजुएला पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर मैंगनीज के संदर्भ में देखना है हमको। कहा गया है मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है और ये लौह के साथ संयोजन में प्राप्त होता है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, मुक्त नहीं पाया जाएगा तो लौह के साथ ही संयोजन में प्राप्त होगा, बिल्कुल सही है। और यूरेनियम के संदर्भ में कहा गया है, पहला कथन है कि कनाडा में सिगार झील और मार्क अर्थर रिवर बेसिन एक महत्वपूर्ण यूरोपियन खनन स्थल है, यूरेनियम खनन स्थल है। दूसरा कथन है कि उच्च गुणवत्ता के जो भंडार हैं केवल कनाडा के अथाबास्का बेसिन में पाए जाते हैं। और ओलंपिक बांध ऑस्ट्रेलिया में एक यूरेनियम की खान है, ओलंपिक बांध। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आता है सांता आना जो पवन होती है, इसके संदर्भ में कहा गया है ये शुष्क और गर्म स्थानीय हवा है, और ये चिनूक और फौन जैसी समान है हवा है, और मिट्टी को सुखाने के कारण इसे जलवायु के लिए खतरा भी माना जाता है। ये सारे कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बात आती है लू के संदर्भ में, हमें गलत कथन बताना है। ये थार रेगिस्तान में उत्पन्न होती है, उत्तर पूर्व और पूर्वी दिशा की ओर बढ़ती है। ये गलत है क्योंकि ये उत्तर पूर्व और पूर्वी दिशा की तरफ नहीं बढ़ती है, ये पश्चिमोत्तर और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है। फिर तीसरा देख लेते हैं, ये शुरुआती गर्मियों के दौरान हवा हावी होती है और ये पर्यावरण के लिए खतरा मानी जाती है। तो ये सारे कथन सही है, केवल बी वाला गलत हो जाएगा। इसमें फिर से हमको गलत बताना है। जो स्टेपीज घास के मैदान हैं ये ज़्यादातर पेड़ों में से रहित होते हैं और ये आंतरिक भाग में पाए जाते हैं महाद्वीप के। और ऑस्ट्रेलिया में इनको पूछताछ कहा जाता है। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में नहीं पूछताछ कहा जाता है, कहाँ पर कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कर बताइए, मैं नहीं बता रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है। पूछताछ किस देश में कहा जाता है ये बताइएगा। और स्टेपीज पर पछुआ पवनों का प्रभाव होता है, ये भी बिल्कुल सही है, गलत ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आता है कि प्रशांत महासागर में कौन सी ट्रेंच पाई जाती है, इंजू ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच और मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच सबसे गहरी है, ये तीनों ही सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आता है हिंद महासागर में कौन सा जल डमरू मध्य पाया जाता है, तो देख लेते हैं। बाबा अल मंडेब, हॉर्मूज और लोम्बोक, ये सभी हिंद महासागर के ही जल डमरू मध्य हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। महासागरों की उत्पत्ति के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो वो कौन से कारक हैं, सूर्यताप, हवा, कोरियोलिस बल, लवणता, ये सभी कारण हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें बात की गई है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में गर्म रेगिस्तान क्यों स्थित होते हैं। पहला रीजन दिया गया है कि प्रतिचक्रवातीय स्थिति होती है, और दूसरा कहा गया है जब पूर्व से पश्चिम तक नमी से भरी हवाएं बहती हैं तो पूर्वी हिस्से पर अपनी नमी ये बिखेरती हैं, और जो पश्चिमी तट के पास गर्म महासागरीय धाराओं की उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारण होगा, क्यों स्थित है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, केवल 1 और 2। तीसरा यहाँ पर नहीं होगा, पश्चिमी तट के पास गर्म महासागरीय धाराओं की उपस्थिति इसका कारण नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए पश्चिमी तट के साथ
ठंडे महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, यहाँ गर्म नहीं ठंडी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। इस प्रश्न में हमको इन रेगिस्तानों को सुमेलित करना है। तो ये जो मोंटे रेगिस्तान है ये कहाँ पर है, ये है अर्जेंटीना में, गोबी रेगिस्तान चीन में है, सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में है और मोजावे यूएसए में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 1C 2B। तो पहला हमें दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर दक्षिणी हिंद महासागर धारा के बारे में हमें देखना है। कहा गया है ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, पहले कथन में कहा गया है, और दूसरे में कहा गया है मेडागास्कर के पूर्व में बहने वाली जो मोजाम्बिक, इसको मोजाम्बिक धारा के रूप में जाना जाता है, और मोजाम्बिक और पश्चिमी मेडागास्कर के बीच में अग्लुहास धारा कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है वो पहला हो जाएगा केवल, क्योंकि ये दोनों ही उल्टे लिखे हुए हैं। तो जो मेडागास्कर के पूर्व में बहने वाली है ये अग्लुहास धारा है, और मोजाम्बिक और पश्चिमी मेडागास्कर के बीच में जो धारा बहती है उसको मोजाम्बिक धारा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। फिर कहा गया है कि महासागरीय जल किसके द्वारा गर्म किया जाता है। तो दिए गए हैं यहाँ पर सूर्य के विकिरण का अवशोषण, परंपरागत धाराएं, घर्षण के कारण पैदा हुई गर्मी, इन सभी कारणों से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कहा गया है कि इन कारकों में से कौन सा महासागरों के तापमान वितरण में को प्रभावित करता है। तो ये है एल्बिडो, परिवृत्त सागर, जलीय कटकों की उपस्थिति, महासागर का आकार। तो ये 5 नहीं है, यहाँ पर हमारे चारों ही हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा फिर से। इस प्रश्न में कहा गया है कि महासागरों के सतही जल का जो औसत तापमान है कितना होता है, ये लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और बढ़ते अक्षांश के साथ तापमान में कमी की दर जो सामान्यता होती है प्रति अक्षांश कितनी होती है, ये होती है 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये कथन गलत है, क्योंकि ये लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। पहला कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हमको इसमें दीर्घ ज्वार के कारण बताना है कि कारण है चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण से खींचते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर समुद्र तट में कटाव, ये कारण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों में एक छोटा शिखर और एक व्यापक आधार हो सकता है, और जो ये पहाड़ हैं ये पानी का भंडार होते हैं। तो ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के बारे में कहा गया है कि ये समुद्र तट अत्यधिक कटावदार होता है इसका, और सबसे व्यस्त महासागर है। तो यहाँ पर भी हमारी दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी, ऑप्शन सी है करेक्ट। फिर बात आती है इंसुलेशन में भिन्नता पैदा करने वाले कारकों की। तो यहाँ पर पहला कहा गया है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन, दूसरे में कहा गया है सूर्य की किरणों के झुकाव का कोण, दिन की लंबाई और वायुमंडल की पारदर्शिता। यहाँ पर ये सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इंसुलेशन की भिन्नता पैदा करने वाले ये सभी कारक हो जाएंगे, इनको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्द्र भूमि कौन सी सही सुमेलित है। तो ये पंटानल जो है ये ब्राज़ील बिल्कुल सही है, वासुर राष्ट्रीय उद्यान इंडोनेशिया और काकाडू आर्द्र भूमि ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सही है। पहले में कहा गया है प्रशांत महासागर में मुख्यतः लवणता में भिन्नता अपने आकार और क्षेत्रफल के कारण होती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। उसके बाद कहा गया है कि जो गंगा नदी है, नदी के द्वारा जो आमद के कारण बंगाल की खाड़ी में कम लवणता की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अल्बिडो कैसे बढ़ सकता है। पहले में कहा गया है कि समुद्री जल का छिड़काव, परावर्तन को बढ़ाने के लिए छतों पर सफ़ेद रंग डालना, और जो सल्फेट एरोसोल्स हैं इनको स्ट्रेटोस्फीयर में छिड़काव से जो अंतरिक्ष तक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो यहाँ पर ये सारे ही कारण हैं कि एल्बिडो को बढ़ाने के, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर आता है कि ज्वार किस आधार पर जगह जगह पर भिन्न होते हैं। किस आधार पर होते हैं, आवृत्ति की वजह से, दिशा की वजह से और गति की वजह से, तीव्रता की वजह से नहीं होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। फिर आता है कि ज्वारीय भित्ति जो है ये हुगली नदी में सामान्य है, और जो दूसरा कथन है वो कहा गया है कि सबसे शक्तिशाली ज्वारीय भित्ति जो है ये क्वेन तांग नदी में होती है। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए काफ़ी फैक्ट्स हैं इस पेपर में, ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं इसके। तो देखिए इसमें कौन सा कथन गलत है, इस प्रश्न में कहा गया है। तो ज्वार जो है वो स्थिर होते हैं और इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरे में कहा गया है कि जो ज्वारीय भित्ति है इसका अनुमान कम लगाया जा पाता है और ये काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन जो है हमारे गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे,
देखिए इसमें दोनों ही सही होंगे, गलत नहीं है, दोनों ही सही हुए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इसको मैंने सॉरी गलत बोल दिया था, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका। एक मिनट, यहाँ पर पूछा गया है गलत कौन सा है क्वेश्चन में, तो ये दोनों ही सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। फिर से देख लीजिए, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि गलत कोई भी नहीं है, राइट। तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देख लेते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति के संदर्भ में कहा गया है ये सीधे तट से ही उपजते हैं और ये प्रवाल भित्ति का सबसे आम प्रकार है, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कहा गया है बेसिक लावा के संबंध में ये अधिक गाढ़ा होता है, सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है और रचनात्मक सीमाओं के पास इसकी उपस्थिति आम है। तो देखिए बेसिक लावा के संबंध में सी वाला जो कथन है ये सही होगा। ये दोनों किसके संबंध में, ये अम्लीय लावा के संबंध में कथन दिए हुए हैं, ठीक है, अम्लीय लावा के कथन संबंध में ये कथन सही होंगे। फिर आगे देख लेते हैं। दुनिया के लगभग सभी गीजर जो हैं ये 3 प्रमुख क्षेत्रों में आइसलैंड, न्यूजीलैंड और यूएसओ तक ही सीमित है। और जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसी के कारण कुछ झरने बहुत रंगीन होते हैं, दोनों कारण सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कौन सा जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है पहले देख लेते हैं ऑप्शंस। एटलस पर्वत, टूपकल और काकस पर्वत, अल्बोर्स पर्वत और आल्प्स पर्वत जो है माउंट ब्लांक, इनकी जो पीक्स हैं वो हैं। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि काकस पर्वत जो है इसकी जो पीक है वो है माउंट एल्ब्रस, ठीक है, और एल्बोर्स जो है ये कौन से देश में पड़ती है पीक, ये बताइएगा कौन सी माउंटेन है और कहाँ पर ये स्थित है, इसको बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है दूसरी वाली सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। फिर हम देखते हैं कि विश्व के सर्वाधिक ऊंचे जो ज्वालामुखी हैं वो एंडीज में पाए जाते हैं और एंडीज जो है सर्वाधिक लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट सी। फिर हम आते हैं वलित पर्वत के संदर्भ में। कहा गया है पृथ्वी पर अवस्थित सबसे युवा पहाड़ है और इनका जो विस्तार है काफी लंबा है और चौड़ाई काफी कम है और आवर्तक भूकंप एक सामान्य विशेषता होती है इनकी। ये सभी कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर ब्लॉक पर्वत के संदर्भ में कहा गया है उठे हुए ब्लॉक पर्वत को हार्स्ट कहा जाता है और जो कम उठे हुए होते हैं ब्लॉक पर्वत इनको ग्राबेन कहा जाता है। ये दोनों कथन भी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि तटीय पर्वत कौन से हैं इसमें से। अगर आपको पता है, आपने मैप में इनको लोकेट कर रखा है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। रॉकीज, एपलेशियन और अल्पाइन ये जो है ये है तटीय पर्वत, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो वोस्टेज है ये अंतर्देशीय पर्वत होगा, राइट। फिर हमें बताना है कैलिडोनियन पर्वत कौन सा है, यानी जो कैलिडोनियन एरा था उसमें कौन सी पर्वत निर्मित हुई थी, एपलेशियन, अरावली और महादेव, ये सभी का निर्माण हुआ था। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें बताना है कि कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो माउंट एकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट मौना किया और माउंट फ्यूजियामा ये सभी हैं ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। फिर देखते हैं हम कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित है। तो यंत्रवत निर्मित जो होती है अवसादी चट्टानें वो उसका एग्जाम्पल सैंडस्टोन है। जैविक रूप से निर्मित जो है वो है हेलाइट चट्टान और रासायनिक रूप से का एक उदाहरण है चाक अवसादी चट्टान, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही सुमेलित है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जैविक रूप से जो निर्मित होती है वो होती है चाक और जो रासायनिक रूप से होती है वो होता है हेलाइट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर कहा गया है कि जो मैंटल प्लूम होता है ये पृथ्वी के पृष्ठभाग के भीतर असामान्य रूप से गर्म मैग्मा का संवहन करता है। उसके बाद दूसरा है कि मेंटल प्लूम हॉटस्पॉट के रूप में संदर्भित मेंटल में एक निश्चित स्थान पर असामान्य रूप से जो गर्म मैग्मा है उसकी निरंतर पूर्ति करता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आता है कौन सा सही सुमेलित है। तो अबिसीनियन पठार उत्तर पूर्वी अफ्रीका और एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और एकांकागुआ बेसिन कहा गया है एशिया और यूराल पर्वत कहा गया है यूरोप। तो जो सही से सुमेलित है उसका आंसर क्या होगा यहाँ पर। देखिए अगर आप देखें तो पहला, दूसरा और चौथा सही सुमेलित है, इसलिए इस प्रश्न में सही सुमेलित नहीं होना चाहिए, जो सही सुमेलित नहीं पूछा जाना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये प्रश्न में थोड़ी गलती है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ओकावांगो बेसिन। ओकावांगो बेसिन जो है ये एशिया में नहीं है, ये कहाँ है, ये है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में क्या है, ओकावांगो बेसिन, ये गलत है। उसके बाद हम देखते हैं अगला। इसमें कहा गया है जो टुंड्रा जलवायु है इसकी विशेषता है बहुत कम औसत वार्षिक तापमान और वर्षा मुख्य रूप से बर्फ और तुषार वर्षा के रूप में होती है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
और लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है हमारा इस टेस्ट का, टुंड्रा जलवायु से संबंधित, कि मोस्ट लाइकेन ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं यहाँ पर, और तटीय भाग के पास जलवायु की जो स्थिति है वो थोड़ी अनुकूल होती है, और जो मानवीय गतिविधियां हैं ये काफ़ी हद तक यहाँ पर सीमित होती हैं। तो मानवीय गतियाँ ऑब्वियस सी बात है सीमित होंगी जब इतना ठंडा प्रदेश होता है ये। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।